नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम नए जिलों से बनने वाले नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहे थे और आपसे वादा किया था कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों के वन लाइनर प्रश्न लेकर आएंगे, वो भी अपडेट के साथ। वर्तमान में जो नए जिले बने हैं उनसे अपडेट करके ही हम लेकर आएंगे। तो कक्षा 7 का ये पहला पार्ट लेकर आए हैं। इसमें जितने प्रश्न अपडेट होने थे, इस पार्ट में बहुत ही कम अपडेट होने थे, 4-5 प्रश्न ही थे, तो वो हमने अपडेट कर दिए हैं। बाकी सभी पाठों में इस तरह से अपडेट होने वाले प्रश्नों को हम अपडेट करते रहेंगे। कक्षा 6 के हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, तो उनमें जो अपडेट करना है उनके लिए सभी पाठों का एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलते हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 7 अध्याय 1 वन्य जीव एवं संरक्षण। पहला प्रश्न है, राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। दोस्तों, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो प्रश्न आपकी किताब में बन रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न दे रहा हूँ। यदि कोई प्रश्न नए जिलों से अपडेट हुआ है तो वो ही केवल अपडेट किया जा रहा है। इसलिए, और आपको पता है कि जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं राजस्थान की, उनमें 40% प्रश्न हूबहू हमारा राजस्थान की किताबों से आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। और ये वीडियो जैसे ही आप पढ़ लोगे उसके बाद में आपको किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सारे जितने भी प्रश्न होते हैं वो निकाल कर दे रहा हूँ आपको। आप पढ़ोगे किताब तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैंने सारे के सारे प्रश्न निकाल दिए हैं और प्रश्न निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इनको वीडियो को देखते रहें, और यदि आपको ऐसा लगे कि इस प्रश्न को हमें देखना है तो वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर एक बार दोबारा देख लेना। बाकी आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको याद ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वो कहलाता है, वो आरक्षित वन क्षेत्र। देखिए, वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। तो सरकार का नियंत्रण जिस पर होता है वो आरक्षित वन क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। यानी आरक्षित जो वन क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। न तो उसमें हम पशु चरा सकते और न ही लकड़ी काट सकते। आगे चलते हैं। वह वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है वो कहलाते हैं सुरक्षित वन। यानी जहां न तो हम लकड़ी काट सकते न हम पशु चरा सकते, वो तो होता है आरक्षित वन। और जिस पर कुछ नियमों के तहत यानी थोड़ी ढील दी जाती है वो होते हैं सुरक्षित वन। और अगला, ऐसा वन क्षेत्र जहां पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। तो आपको इनको समझना है। आरक्षित तो यानी जिन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, सुरक्षित जिनमें थोड़ा प्रतिबंध होता है, थोड़ा नहीं होता है, और जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता वो होता है अवर्गीकृत वन। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये नए जिले से अपडेट होया हुआ प्रश्न है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सलूम्बर में। किताब में इसे उदयपुर में दे रखा है, किताब में दे रखा है उदयपुर में, लेकिन अब ये सलूम्बर में हो गया है, इसलिए इसको सलूम्बर में कर दिया गया है। तो आप ये भी बात ध्यान रखें कि आपकी किताब में तो ये उदयपुर दे रखा है और हमने इसे अपडेट करके सलूम्बर में, और वास्तव में ये अभी सलूम्बर में हो गया है तो इसको अपडेट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उदयपुर में ही है भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? तो ये 10% भाग पर है, 10% भाग पर वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है चूरू में। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न मैंने इसमें दिए तो हैं, लेकिन ये प्रश्न यानी परिवर्तित हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति में इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उदयपुर के टुकड़े हो गए,
चूरू का तो कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई मान लो ऐसा टुकड़ा होने के बाद में ऐसा कोई जिला छोटा जैसे दूध वगैरह बन जाए जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र हो, और मान लो उदयपुर का वन वाला क्षेत्र ज़्यादातर सुलंबुर था वो अलग हो गया है, तो ये भी यानी सबसे बड़ा न हो, तो ये परिवर्तन होगा वन रिपोर्ट आने पर। तो अभी कोई वन विभाग की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हम इनमें अपने हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन प्रश्नों में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो हम बाद में परिवर्तन करके आपको यानी ऐसे कुछ प्रश्न जो रह जाते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको एक वीडियो के माध्यम से या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। तो वीडियो आप लगातार देखते रहें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है 1/3, यानी आरक्षित वन जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि जिनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर एकदम से प्रतिबंध होता है, वो आरक्षित वन कितने क्षेत्र पर हैं? तो 1/3 क्षेत्र पर, यानी 1/3 क्षेत्र पर हैं। ये पूरे राजस्थान पर नहीं है, ये जो राजस्थान का 10% भाग है क्षेत्रफल के आधार पर वनों का, उसका 1/3 भाग है आरक्षित वनों का है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित, जिन पर कुछ यानी नियमों के तहत लकड़ी काटने और पशु चराने का जिनको अधिकार दिया जाता है वो 50% से अधिक है, यानी इन 10% भाग पर। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये एकदम से सरल प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला, ये आप सभी को आता होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या मानसूनी वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए यहाँ आपको कंफ्यूज हो सकता है, हमने पहला ही प्रश्न पढ़ा था कि राजस्थान के वनों को विभाजित किया जाता है, तो हमने सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन पढ़ा था, और यहाँ पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये तो हैं भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, ये वर्गीकरण है भौगोलिक आधार भौगोलिक आधार पर, और वो है प्रशासनिक आधार पर या साधारण तरीके आधार पर। तो ये आपको बाद में ध्यान रखना चाहिए। या तो प्रश्न ऐसा आ सकता है, साधारणतः राजस्थान के वनों को विभाजित किया जाता है तो 3 भागों में, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत, और भौगोलिक दृष्टि से यदि इनको विभाजित किया जाता है तो भी 3 भागों में, तब ये होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये आते हैं बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर। ये तो आपकी किताब में दे रखे हैं, लेकिन ये जो नए जिले बन गए सांचौर, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, ये जिले भी आपके अर्ध शुष्क भाग में आते हैं। तो ये प्रश्न है जो अपडेट किया हुआ प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं रोइडा, खेजड़ी, ढोकला, बेर, बबूल, केर, नीम आदि। राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष है ये भी खेजड़ी है, और राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा है। सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं भौगोलिक आधार पर, यानी उस जो 3 भागों में विभाजित किया है उसमें दूसरा जो हमने पढ़ा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या मानसूनी वन। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, और इसके बाद ये जो नए अपडेट हमने किए हैं जयपुर ग्रामीण, सलूम्बर, ब्यावर, केकड़ी, गंगापुर सिटी, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड इत्यादि जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपडेट किया हुआ है, किताब में इतना ही दे रखा है।
अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोग, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम इत्यादि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ में पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ों में ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है साइबेरियन क्रेन, बगुले, बैया, कोयल, बटेर। हाँ, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में पाया गया। कहीं आपको ये वहम न हो जाए कि डीग अलग हो गया तो डीग में तो नहीं चला गया, नहीं, डीग में नहीं गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में ही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये तो सवाईमाधोपुर जिले में है। और अगला प्रश्न है, ये यहाँ प्रश्न नंबर नहीं लगा था, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ, भालू, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ ये पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह कोटा और चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो गोडावण, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। दोस्तों ये 20-25 मिनट में जितने प्रश्न आपको दिए जाते हैं, यानी एक पूरा पाठ आपको दिया जा रहा है, उतना कई यूट्यूब चैनलों पर 2.5 घंटे का ये लेसन होता है, जिसमें आपको 1.5 घंटे तक तो मोटिवेशन दिया जाता है, आधे घंटे तक खुद की बढ़ाई किया जाता है कि ये केवल हम ही पढ़ाते हैं, ऐसा हम ही करते हैं, ये करते हैं, और फिर ऐसे करते आपको 2.5 घंटा लगा दिया जाता है और प्रश्न इतने ही बताए जाते हैं। भाई पाठ में जितने प्रश्न है उतने ही बताए जाएंगे, उससे ज़्यादा वो कहाँ से बता देंगे। तो आपको यदि 2.5 घंटे वाला वीडियो देखना है तो वो देखिए, नहीं तो आपको 20-25 मिनट में पूरा का पूरा है मैटर है जो मिल रहा है, आप इनको पढ़िए। और आपको ये बता दूं, आप चाहे यहाँ से पढ़ें अन्य कहीं से पढ़ें, आप ये 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें ज़रूर पढ़ लेना। हर परीक्षा में राजस्थान की जितनी परीक्षाएं हैं 40% से ज़्यादा प्रश्न हैं वो हुबहू इन किताबों से आते हैं। 40% प्रश्न यानी आपने तैयार कर लिए, इसका माने आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये उदयपुर में है। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजसमंद, ब्यावर और पाली में। आपकी किताब में ये अजमेर और पाली दे रखा है, लेकिन अब ये टोटगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजसमंद, ब्यावर और पाली में विस्तृत है। तो ये भी अपडेट वाला प्रश्न है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और अब उदयपुर में न होकर ये सलूम्बर में है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर में होगा। आगे चलते हैं, यानी अपडेट जहां हुआ है वहां अपडेट कर दिया गया है, जहां अपडेट नहीं हुआ वहां वो छोड़ दिया गया है। बाकी आपको जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपकी बुक से निकाल कर वन लाइनर के रूप में आपको दे दिया गया है। और आगे भी हम याद कर लेंगे इनको, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऑब्जेक्ट में जो उत्तर होंगे उनको प्रश्न बनाकर करेंगे। इस तरीके से हम पूरे याद कर लेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये सिरोही में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है जंगली मुर्गा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है बूंदी में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। जवाहर सागर अभ्यारण्य स्थित है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य व केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बारां में है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है चूरू में है। राजस्थान में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल हैं? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ये 3 पहले थे, और फिर रामगढ़ विषधारी बनाई था,
और अब 4-5 दिन पहले ही, यानी 5-7 दिन पहले ही धौलपुर को भी बना दिया गया है। तो ये भी नया, बिल्कुल नया अपडेट करंट का भी है। आपकी किताब में ये केवल 3 ही दे रखे हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। और रामगढ़ विषधारी जो बूंदी और भीलवाड़ा के कुछ भाग को लेकर बनाया गया था, रामगढ़ विषधारी वो, और धौलपुर वन्य जीव जो अब एकदम से ताज़ा बना है, ये भी अपडेट के साथ आपको ये प्रश्न दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित वेटलैंड रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो ये हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33% पर होना चाहिए। 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, राष्ट्रीय जो वन नीति 1952 की थी उसके अनुसार। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित की गई? 2010 में। यानी राष्ट्रीय वन नीति तो घोषित की गई थी 1952 में, अभी अपन पढ़ के आए हैं, और राजस्थान की वन नीति है वो 2010 में। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वन आच्छादित करना। ये देखिए, दोनों प्रश्नों को आपको एक साथ पढ़ना है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, राज्य वन नीति 2010 में। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य था 33% भाग पर वन होना, और राज्य की वन नीति के अनुसार 20% पर। ये बात ध्यान में रखना, दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, और राज्य नीति के अनुसार 20% भूभाग पर वन होने चाहिए। ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 2010 में है, राज्य वन नीति 2010 में है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में है। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित है? तो 10% भाग पर है, जबकि वन नीति 2010 के अनुसार होना कितने चाहिए? 20% पर। काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर में। यानी काजरी, जोधपुर जिला हम पढ़ते थे, लेकिन अब जोधपुर शहर जो जिला है वहाँ काजरी स्थित है। ये जोधपुर ग्रामीण में नहीं कि ये काजरी। आपको लगता होगा कि भाई काजरी ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ शुष्क वनों से संबंधित है जो अनुसंधान किया जाता है, तो ये शायद कोई ग्रामीण परिवेश में होगा। नहीं, ये जोधपुर शहर के अंदर ही आता है। तो ऐसे जहाँ अपडेट की आवश्यकता पड़ी वहाँ आपके प्रश्नों को अपडेट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, खेजड़दी कांड कब हुआ? तो ये हुआ आपका 12 सितंबर 1730 में। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो ये 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है? तो ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को खेजड़दी ग्राम में भरता है। तो दोस्तों, ये आज के प्रश्न थे जो हमने ये पढ़े हैं। पार्ट 1 में जितने भी प्रश्न थे वो आपको सारे के सारे निकाल कर दे दिए गए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।